हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डेड सेशन है, राइट? लाइव नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे आज 24 है, राइट? देन आज तो मैं निकल रहा हूँ, तो 8:30 की ट्रेन है, तो ऑब्वियसली लाइव क्लास ले नहीं पाता। सो ये रिकॉर्डेड रहेगा, प्रीमियर हो रहा है अभी, तो लाइव की तरह ही देखिएगा, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। देन फिर कल की भी क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी, एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, आज ही अभी रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। तो आज और कल की क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। परसों ऑफ रखेंगे अपन सैटरडे को, जो ऑब्वियसली हम पिछले 15 दिनों से लगातार पढ़ते आ रहे, एक दिन ऑफ रखेंगे। एंड देन 27 यानी कि संडे से हम लोग अपनी क्लासेस रिज्यूम कर लेंगे। चलेगा ऐसे, राइट? तो इस तरीके से हम लोग ये कहानी लेके चलेंगे। वापस से बता देता हूँ शेड्यूल थोड़ा सा जान लीजिए। आप लोगों की क्लासेस का शेड्यूल ऐसा है कि आज रिकॉर्डेड क्लास है, आज यानी 24 को, फिर 25 को क्लास है, अगेन रिकॉर्डेड। 26 को आपका जो रहेगा पोर्शन, मतलब छुट्टी रहेगी। 27 को हम लोग लाइव क्लास शुरू कर देंगे। तो रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं उतना ही जितना थियोरेटिकल एस्पेक्ट है और आप आराम से रिकॉर्डिंग में समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी लेंसेज इस रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, अगले में आपको इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको मैं लाइव में ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो लेंस का डेफिनेशन वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। आओ देखो, मैं अब आपको एक बात समझाता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ लिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस से सुन लो, जल्दी से एक बार रिकैप कराता हूं। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट सीधे सीधे जाना चाहती थी, आपने मीडियम बदल दिया, मीडियम बदल दिया तो लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया। आपने मीडियम बदला, लाइट ने अपना रास्ता बदला ठीक है, यू चेंज द मीडियम, लाइट चेंजेस इट्स पाथ। पहला पॉइंट। तो ये जो पाथ में बदलाव हुआ है, ये जो रास्ते में बदलाव हुआ है, ये रास्ते का जो बदलाव है, ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा स्पीड में चेंज हुआ। जैसे अगर स्पीड में चेंज ज्यादा होता है तो रास्ते में बदलाव ज्यादा दिखेगा, अगर स्पीड में चेंज कम है तो फिर रास्ते में बदलाव कम दिखेगा। स्पीड में चेंज मतलब एक से दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, सही। और इसको नापने का तरीका हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जिसको हमने कहा था साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन, यानी कि म्यू टू बटे म्यू वन, यही पढ़ा था ना हमने, राइट? और ये तब वैलिड है जब वैलिड व्हेन लाइट लाइट is moving from the medium 1 to medium 2, मीडियम 1 से 2 में, तो जिसमें जा रही है उसका अपॉन जिससे जा रही है उसका, ऐसे समझ लो। ये जुबान से बोलना पड़ेगा, जिसमें जा रही है उसका, जिससे जा रही है उसका, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका रेशो लेना है। अगर ये जा रहा है आपका वैक्यूम से या एयर से तो ये 1 हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, बाकी ये रिलेटिव है, सही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने देखा था, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, lower shall be the speed of light in that medium, उस मीडियम में उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, है ना? यानी कि उतना ही ज्यादा वो डेंसर मीडियम होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा बच्चे, डेंसर मीडियम होगा। तो रेयरर और डेंसर को ऐसे समझते हैं, इनका मास डेंसिटी, बार बार बोल रहा हूं, रेयरर और डेंसर को ऐसे समझते हैं, इनका मास डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। मास डेंसिटी से इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि मास डेंसिटी जो है वो क्या बताती है आपका, वो बताती है मॉलिक्यूल्स कितने क्लोजली पैक्ड है किसी भी मतलब स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल्स कितने क्लोजली पैक्ड है किसी भी एलिमेंट में। और जबकि ये क्या बताता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि आपका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, यानी किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, कितनी ज्यादा कितनी कम होगी, सही है। तो ये है, एक सवाल के रूप में देख लो प्रॉब्लम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ये भी बताया था मैंने,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का सबसे कम होता है 1.3 बार 03 यानी 1.0003 ऑलमोस्ट 1 है, यानी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती वैक्यूम में और एयर में स्पीड ऑफ लाइट लगभग सेम ही रहती है। और जबकि अगर हम लोग डायमंड का देखें तो वो सबसे ज्यादा है 2.42, राइट। तो आइए जरा उस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। द स्पीड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of diamond is 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चे? 2.42। इट्स रिफ्रैक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी। तो इस डायमंड में लाइट की स्पीड क्या होगी, आइए जरा देखते हैं। डायमंड में लाइट की स्पीड क्या होगी ये देख लेते हैं। सॉल्यूशन आए जरा देखें। बेटा जी डायमंड की ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है ये दिया हुआ है एब्सोल्यूट, क्योंकि कुछ रिस्पेक्ट में नहीं बोला ना, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो C/V होता है। आपने निकालना V है तो ये हो गया C/म्यू, सिंपल। अब देखो ना V बराबर, कैलकुलेशन की बात है, 3 × 10⁸ अपॉन में 2.42, सही है। अब यार देखो 2.42 से जाओगे तो फंस जाओगे, लगभग 2.4 लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ऑलमोस्ट 2.4, तो ऑलमोस्ट एक वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो 2.4 करने से ना ये देखो 30 मतलब 3 टाइम्स से अगर देखोगे तो ये 1/0.8 आ गया, या हम यूं कहें 10/8 आ गया, चेक कर लेना। और ये 1.25 आ गया, तो 1.25 या 1.24 के आसपास रहेगी। 1.24 इंटू 10⁻, ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा मीटर पर सेकेंड। अब देखो आप कैलकुलेशन से भी बच गए, एकदम हैवी ड्यूटी है, और बढ़िया से अपन ने कर भी लिया। देखो मैंने क्या किया, इसको 2.42 मत मानो, 2.4 मान लो। तो देखो ना 8 जा 3 8 जा 24, 3 10 जा 30, तो 0.38 जा 2.4, 0.3 10 जा तो ये 10/8, 10/8 जब आप डिवाइड करोगे 1.25 लगभग आता है। सो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस मच। ठीक है, कहानी समझ गए? अरे हाँ या ना? आई होप इट इज क्लियर। फिर आगे चलते हैं, एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया होगा पॉज करके। चलो नाउ देखो, प्लीज पे अटेंशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नया टॉपिक, लेंसेज। क्या देखने जा रहे हैं? लेंस या लेंसेज। अब ये क्या चीज है भाई? रिफ्रैक्शन अपन ने इतना किस लिए पढ़ा, सुनना ध्यान से। हाँ एक बात और, मैंने क्या बताया था आपको कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी, लाइट अगर डेंसर से रेयरर जा रही है नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ऐसा है, ठीक है ना। अब देखिए लेंसेज की अगर मैं बात करूं तो लेंस है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two surfaces at its ends। ये अपने एंड्स पे दो सरफेसेस है, उन दो सरफेसेस से बाउंडेड रहता है, तो इसको हम लोग लेंस कहेंगे। लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि बाउंडेड है दो सरफेसेस से, अपनी एंड्स के, अब इसके एंड्स पे दो सरफेसेस हैं, उनसे बाउंडेड है ये, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लेंस को डिफाइन करेंगे। अब ये जो दो सरफेसेस हैं, दीज टू सरफेसेस, ऐसे नहीं लिख के, ऐसे लिखे तो सही रहेगा। बोथ ऑफ दीज सरफेसेस कैन बी, ये दोनों की दोनों सरफेसेस क्या हो सकती है? बोथ ऑफ दीज सरफेसेस कैन बी स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल।
ये क्या मतलब है सर, अभी समझाता हूं, ठीक है। अब इसके अगर मैं टाइप्स की बात कर दूं तो दो टाइप आएंगे ऑफ कोर्स। पहला कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। दूसरा आएगा कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो आप इसे कह सकते हो कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग, इस तरीके से हम लोग इसका नाम देते हैं। अब ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या है और क्यों है, उस पर चर्चा अब होगी। मीनवाइल अब जरा ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। सही है। या फिर आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो इसके, मतलब अगर मैं इसके कॉम्बिनेशंस आपको बना के दिखाऊं तो और भी एक आध दो कॉम्बिनेशंस अपन बना सकते हैं। अरे क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुको, देखो इसको इधर भेज दे। हाँ, अब देखो एक और कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, मतलब एटसेट्रा बन सकते हैं ना बहुत सारे। सही, तो मोर और लेस हमको ये दोनों पढ़ने हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां एयर है, यहां एयर है, इधर इधर एयर है, बीच में एक मीडियम चेंज कर दिया मैंने, समझ गए। इधर इधर एयर था, मीडियम चेंज, मीडियम चेंज, एयर एयर मीडियम चेंज, एयर एयर मीडियम चेंज। तो ये जो मीडियम चेंज हुआ है उसको एक रीजन में हमने बाउंड किया है, और वो बाउंड जो किया है वो दो सरफेसेस से बाउंड किया है। देख लो, एक सरफेस ये रही, एक इधर, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। अब जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेसेस क्या हो आपकी, स्फेरिकल हो। देखो, एक स्फेरिकल है, एक प्लेनर है, एक स्फेरिकल है, एक प्लेनर है, स्फेरिकल 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 स्फेरिकल। जरूरी नहीं है कि दोनों स्फेरिकल ही हो, कुछ भी हो सकती है। क्या बात समझ में आ गई यार? हाँ या ना, अपने अपने यूज है इनके। अब इस वाले को हम लोग नाम देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम देते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ये वाला कहलाता है कॉनकेव लेंस। आगे चल के आप पढ़ेंगे, इसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। प्लेन और कॉन्वेक्स का मिक्सचर है, इसे प्लेनो कॉनकेव बोलेंगे। और ये वाला होगा लेंस ही है बस ये। अब मैं स्पेसिफाई थोड़ी कर रहा हूं कि ये कैसा है, कैसा है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ऐसे बोल सकते हैं, लेंस है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ये होना चाहिए मेरे भाई, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ये होना चाहिए कि यहां पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि एयर थी, बीच में मीडियम डाल दिया, एयर थी, बीच में मीडियम डाल दिया। जैसे कि है ना, ऐसे मतलब यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे मान लो इंडिया है, तो बीच में अलग अलग स्टेट्स है, राइट? तो फ्रांस और इंडिया अलग अलग, या फिर राइट, जैसे जब बंटवारे के समय पाकिस्तान बना था तो कैसा बना था, इधर पाकिस्तान था, इधर भी वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बीच में इंडिया, राइट? तो उसी तरीके से इधर एयर, बीच में मीडियम, हमें मीडियम से काम है। अंडरस्टूड? कहानी समझ में आ गई? तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि अ लेंस represents a change in medium। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन मीडियम। व्हेन चेंज इन मीडियम amongst
amongst the presence of some other medium. देखो ना, एकदम जग जाहिर है, ये बात एकदम आपको दिख रही है आंखों के सामने. एयर वाटर में रख दो, वाटर मीडियम, वाटर मीडियम, केरोसिन मीडियम, राइट, लेट्स से बेंजीन मीडियम, तो अलग ही मीडियम है ये. किसी एक मीडियम की प्रेजेंस में दूसरा मीडियम बता रहा है. ये काम है इसका, लेंस का. समझ गए इस बात को? हाँ या ना? इसको ऐसे समझना है. ओके, चलें आगे. नेक्स्ट, अब हमें समझना है, ये कलर ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस. फिर इसकी टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा. देखो यार, कॉन्वेक्स सरफेस मैंने बोला था, ये वाली सरफेस कॉन्वेक्स कहलाती है. मतलब ऐसा हाथ है ना, तो ये वाली जो सरफेस है ना, ये कॉन्वेक्स है. ये वाली अंदर वाली कॉन्केव है, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है. तो ऐसे ही देखा ना हमने, ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा. यानी कि इधर और इधर कॉन्वेक्स सरफेस हो. ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिनर एट द एंड्स पे पतला है, while thicker at the center. सेंटर पे ये थिक है और एंड्स पे थिन है. सो इट इज थिनर एट द एंड्स एंड थिकर एट द सेंटर. मीनवाइल इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है भाई, इट इज ऑल्सो नोन एज ए कन्वर्जिंग लेंस. क्यों? बिकॉज it converges the parallel beam of incident light. भाई जो इंसिडेंट लाइट है ना, उसकी पैरेलल बीम को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है. तो ऐसा है हमारा कन्वर्जिंग लेंस. ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? सो दिस इज आवर कन्वर्जिंग लेंस. तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्जिंग लेंस को बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर. और दिखाने में अगर मैं इसे दिखाऊं तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा. देखना, नोटिस करो. अच्छा, इसमें कौन सी टर्म क्या है ये थोड़ी देर में अभी अपन समझेंगे. देखो, एंड्स पे पतला और थिकर, यानी दोनों जो बाउंड, मतलब जो मीडियम हम बाउंड कर रहे हैं ना, वो दोनों कॉन्वेक्स सरफेसेस से बाउंड कर रहे हैं. दो मीडियम जो बाउंड कर रहे हैं हम, वो दोनों सरफेसेस कैसी हैं आपकी? कॉन्वेक्स सरफेस है. आया समझ में? कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे. अरे ठीक है क्या? ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉनकेव. दूसरा पेन बदल लेते हैं. कॉनकेव लेंस. तो अब जो कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं, ये उल्टा हो जाएगा. यानी कि एक कॉनकेव लेंस इज थिकर एट द एजेस या एट द एंड्स, while thinner at its center. अपने सेंटर पे ये पतला है और एंड्स पे कैसा है? मोटा है ये. सो इसको हम कहेंगे कॉनकेव लेंस. नेक्स्ट, ये उल्टा हो जाएगा इसका. इट इज ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस. समझ तो आप गए होंगे क्यों? बिकॉज इट विल डाइवर्ज the incident, it will diverge the parallel
बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रही है ना उसको ये डाइवर्ज कर देगा, ऐसा होता है देखो। देखो एंड्स पे मोटा, मतलब कि ये जो मतलब हम लोग एरिया बाउंड कर रहे हैं ना मीडियम 2 का, वो ऐसी सरफेसेस से कर रहे हैं दोनों तरफ, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, बन नहीं रहा है ऐसे, मतलब समझ गए ना, सेंटर पे पतला है और एंड्स पे क्या है, मोटा है, थिकनेस है। समझ में आ गई बात? डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, इन दोनों के अलग अलग यूजेस है, यूजेस हम देखेंगे, डिफाइन करना आपको आना चाहिए। वापस सुनो, लेंस क्या है, मीडियम के अंदर दूसरा मीडियम। अब वो मीडियम कहां से कहां तक है, दूसरा वाला मीडियम, उसको बाउंड करने के लिए दो सरफेस चाहिए। अब वो दो सरफेस दोनों कनकेव हो सकती हैं, दोनों कन्वेक्स हो सकती हैं। अगर दोनों कनकेव सरफेसेस हैं तो कनकेव लेंस होगा, अगर दोनों कन्वेक्स सरफेसेस हैं तो कन्वेक्स लेंस होगा। सिंपल सी बात है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, राइट? अच्छा, ये आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, डबल, यहां देखें डबल कॉनकेव है ये, तो डबल कॉन्वेक्स, सॉरी डबल कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि दोनों तरफ आ गया ना ये, मतलब यहां ना लिख के, एक मिनट, यहां ना लिख के मैं इसे यहां कर दूं, ये देखो ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस हो गया। हाँ, दोनों सरफेसेस कैसी हैं, डबल, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस को सिंपली हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं। और यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डबल कॉनकेव लेंस, राइट? सो डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉनकेव लेंस, ये हमने समझ लिया। आई होप इट इज क्लियर। अरे 22 मिनट इसी में हो गए, चलो आई होप इट इज क्लियर। भाई बहुत स्लो एंड बहुत स्टेडिली अच्छे से चल रहा हूं मैं इसको, है ना, ध्यान देना। अब नेक्स्ट है हमारी लेंस टर्मिनोलॉजी। अब भाई ये क्या बीमारी है, टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स कौन कौन सी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, और वो टर्म्स क्या क्या हैं जरा हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इन टर्म्स की हम बात करें तो जो पहला टर्म आता है, द वेरी फर्स्ट टर्म इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। क्या है ये, ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट करते हैं। तो जैसे मिरर में, एक बार कॉपी नहीं किया ना आप लोगों ने, कॉपी कर लो जल्दी से इसे। जैसे मिरर में याद है आप लोगों को, मिरर में याद है पोल, राइट? मिरर में याद है ना पोल, पोल याद है? तो पोल वाला जो काम था वो यहां पे है, पोल जो काम कर रहा था वो ये कर रहा था। इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस, इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस, ये लेंस का सेंटर है, इसे डिनोट किया जाता है ओ से। लेंस का सेंटर है, ओ से डिनोट करते हैं, ओ। और तो और कमाल की बात बताएं, एन इंसिडेंट रे, एन इंसिडेंट रे along the optical center passes without refraction, बिना किसी रिफ्रैक्शन के पास कर जाती है, बिना किसी रिफ्रैक्शन के स्ट्रेट अवे चली जाती है, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। मतलब सर ये देखो, मतलब ये यहां मैंने ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन किया। अब देखो इसमें जब आप देखोगे तो मैं रे ऑफ लाइट को भेज रहा हूं, ये सीधी सीधी निकल जाएगी बिना रिफ्रैक्शन के। भाई बिना रिफ्रैक्शन के ये सीधी सीधी निकल जाएगी, इसी को हम ऑप्टिकल सेंटर ओ बोलेंगे।
और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स में होता है, ये कॉन्केव में भी होता है, इट इज देयर इन कॉन्केव एज वेल, राइट। तो लेंस टर्मिनोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये दोनों के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। आई होप इट इज क्लियर, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इट डजेंट मैटर, हम पढ़ ये दोनों के लिए रहे, राइट। तो ऑप्टिकल सेंटर इज द एग्जैक्ट सेंटर, ये क्या है एक्चुअली, एग्जैक्ट सेंटर है आपका, बिना डिफ्रैक्शन के। उसका भी बना ही दूं क्या, उसका भी बना ही देता हूं, देखो फिर आप परेशान होंगे, यही बना देता हूं, यही बना देता हूं कि मास्टर ने इसका बताया इसका नहीं बताया देखो यहां देखो, ज्यादा ही हो गया, ठीक है, ध्यान देना। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ मतलब रफली है यहां पे, ऐसा मत समझना कि एग्जैक्ट यहीं पे है, क्योंकि फ्री हैंड डायग्राम बना है, समझ गए ना। रिप्रेजेंटेशन को ध्यान दो आप बस। तो यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है इस प्रकार से, तो वो सीधे सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, इट वोंट अंडरगो एनी रिफ्रैक्शन, सीधे सीधे निकल जाएगी। तो कोई रे ऑफ लाइट अगर यहां से पास कर रही है तो सीधे सीधे निकल जाएगी बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बिना किसी रिफ्रैक्शन के। इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये जो ओ से डिनोट कर रहे हैं इसलिए लिख भी दिया डिनोटेड बाय ओ, ऑप्टिकल सेंटर सही है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। क्या देखने जा रहे हैं हम, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान देना, मैंने सेंटर नहीं बोला, मैंने सेंटर्स बोला। जब मिरर होता था तो एक ही सेंटर, क्योंकि एक ही कर्व्ड सरफेस थी। यहां पे दो कर्व्ड सरफेसेस से बाउंड करना पड़ रहा है एक रीजन को, है ना। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगी ना। तो अगर हम सेंटर्स ऑफ कर्वेचर की बात करें तो क्या बोलेंगे, दीज आर द centers of the center of curvature of that imaginary spherical या sphere of which the concave or convex surface was a part of। मतलब सर सुनो, ये रहा आपका एक अब आपने क्या किया, आपने देखो ये किया, यहां पे ये एक लिया, यहां पे इसको कट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास मतलब ये थोड़ा और छोटा कर दो, थोड़ा और पतला कर दो, बेटर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। हाँ भाई, तो ऐसी कहानी है। ये एक स्फीयर हो गया, दूसरा स्फीयर ये रहा, मैं भी बना दे रहा हूं, नहीं, और दूसरे स्फीयर में भी आपने यही कर दिया, दूसरे स्फीयर में भी आप गए, आपने यही किया जो वहां किया था, कट करके निकाल दिया। अब आप इन दोनों को यूज करके एक बाउंडेड रीजन बना, मतलब मिला दो इन दोनों को, इन दोनों को मिला दिया आपने। अब जब इन दोनों को पकड़ के आपने मिला दिया, ये देखो ना, इन दोनों को मिला देते हैं, अरे अलग नहीं होगा ना, दिक्कत ये है ब्लैक से। हाँ खैर, इन दोनों को आप मिला दिए, मिला दोगे तो कॉन्केव बन जाएगा, उल्टा करके मिला दो कॉन्वेक्स बन जाएगा। नहीं, लेकिन ये बने तो एक्चुअल में, देखो ना, बने तो एक्चुअल में ये किससे, एक स्फीयर से बने, असल में किससे, ये देखो किससे बने, ये स्फीयर से बने। बने तो एक स्फीयर से है ना, देखो 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 देखो, अभी दिखाता हूं मैं, बने तो एक स्फीयर से, राइट।
ये भी एक स्फीयर से बना है, और यहां बना देता हूं, ये भी एक स्फीयर से बना है। और जरूरी नहीं है इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, कुल मिला के स्फीयर से मिलके बने हैं ना। देखिए ये आपके स्फीयर से मिलके बने हुए हैं, मतलब स्फीयर से मिलके नहीं, स्फीयर से निकल के बने हुए हैं, राइट। और जब आप इनको जोड़ दोगे, या तो ऐसे ऐसे जोड़ दो, है ना, या फिर इधर लाके ऐसे जोड़ दो, तो लेंस बन जाएगा नहीं। और यही जो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है, ये इसका सेंटर कुछ होगा, इसका कुछ सेंटर होगा भाई, यहां देखो इसका कुछ सेंटर होगा C1, इसका भी कुछ सेंटर होगा C2। तो यही क्या कहलाए आपके सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात? यही क्या कहलाए बच्चे, ये सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये वो जो स्फेरिकल पार्ट है ना उसका है, राइट, उसका हिस्सा है, दैट्स इट। क्लियर है? क्लियर है? तो दो कर्व्ड सरफेसेस हैं तो कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो होंगे, राइट। इसको भी लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो मैं लिख दूं लेंस हैज टू बाउंडिंग सरफेसेस। बाउंडिंग सरफेस मतलब, अरे जो मतलब रीजन जो मीडियम है उसको बाउंड करते हैं। लेंस हैज टू बाउंडिंग सरफेसेस, देयरफॉर इट हैज दो बाउंडिंग सरफेसेस है। दो बाउंडिंग सरफेसेस होने के कारण टू बाउंडिंग सरफेसेस, देयरफॉर इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक। और कई बार इसे 2f से भी रिप्रेजेंट करता है, किया जाता है। समटाइम्स it is also represented by 2f और c, मतलब कभी कभी c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी 2f से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल है। अरे बात समझ में आ गई? हाँ या ना भाई? 32-33 मिनट हो गए, मैं सोच रहा था आधे घंटे की होती, आप लिख भी लेते साथ के साथ में। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बता देता हूँ। अच्छा, और ये भी सही रहेगा कि जैसे यहाँ तक तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ा दी, और टर्मिनोलॉजी साइन कन्वेंशन कंटिन्यू हम लोग सेकंड लेक्चर में भी करें रिकॉर्डिंग में, क्योंकि उससे क्या होगा ना, फिर आप लोगों का जो इमेज फॉर्मेशन है वो मैं लाइव में करवाना चाह रहा हूँ, तो ये बेटर रहेगा। आई थिंक सो दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक। तो एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे बता देता हूँ, बिकॉज डायग्राम बनी गया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहीं से समझ लोगे। रेडियाई ऑफ कर्वेचर, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर, तो भाई जब सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, है ना, तो फिर रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी तो होगा। अगर दो सेंटर हैं तो दो रेडियस भी होंगे, सिंपल सी बात है। सो दीज आर द, बस सेंटर की जगह रेडियस आ जाएगा, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट, या रेडियाई ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर जिसमें से ये काट के निकाले हैं, देखा ना, ऑफ विच द कनकेव और convex surface was a part of, राइट, जिसका ये पार्ट थे। अब जैसे मैं यहां पे कहूं कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिखाना है, इसी डायग्राम में दिखा सकता हूं मैं। ये वाला मान लो R2 है और ये वाला यहां से यहां तक R1 है, दो अलग अलग है तो दो अलग अलग। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं और बिल्कुल बात सही है, R1 में और मे नॉट
बी इक्वल टू R2। हो सकता है कि R1 R2 के बराबर हो सकता है R1 R2 बराबर ना हो, पूरा हो सकता है वाला स्पेक्यूलेशन है। एग्जैक्टली बराबर होगा नहीं, वो तो कंडीशन है यार, अगर बराबर है तो है, हमने ले लिया। ये बात समझ में आ गई? तो मे और मे नॉट बी इक्वल, हो सकता है कि ये बराबर हो सकता है बराबर ना हो। एक मिनट, कितना देर हो गई? हाँ, हो सकता है बराबर, तो इसको ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर मे और मे नॉट बी इक्वल, ये ज्यादा बेटर लाइन होगी। एक मिनट देखो, ये पूरा ग्रंथ लिखने के बजाय मैं देखो ये लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब R1 एंड R2 में और मे नॉट बी इक्वल। हो सकता है बराबर हो सकता है ना हो। अब दो बाउंडिंग सरफेसेस हैं, कितनी सरफेसेस है भाई? दो बाउंडिंग सरफेसेस है। तो दो बाउंडिंग सरफेसेस होने के कारण जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे वो भी कितने होंगे? दो होंगे। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे भाई वो भी कितने होंगे? दो ही होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। आई होप इट इज वेरी 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 मच क्लियर आप लोगों को कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, और ये दो ही क्यों होते हैं, और ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। अगर आपने बेसिकली बराबर स्फेयर से काट के निकाला है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होंगे। अगर बराबर स्फेयर से काट के नहीं निकाला है, एक छोटा एक बड़ा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएंगे? छोटे और बड़े, जैसा आपको लेके चलना है। समझ गए? सो दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए, प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए। फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से, राइट? इसको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करने का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं, जो 6 केस और 2 केस, जस्ट बिकॉज आपको डाउट ना है तो इसलिए मैं इसे लाइव मोड में करवाना चाह रहा हूं। पहले मैंने सोचा था कि रिकॉर्डिंग देके भेज दूंगा, फिर अभी दिमाग में क्लिक किया कि यार वो मेरे ख्याल से लाइव मोड में कराना ज्यादा बेटर है, नहीं? तो इसलिए यहाँ पे, और टाइम भी बहुत ज्यादा खिंच गया है इसमें, लगभग 40 मिनट के आसपास की रिकॉर्डिंग हो गई है। तो 40 मिनट की रिकॉर्डिंग मतलब 1.5 कर दो, लगभग 1 घंटे का माल है। क्यों? क्योंकि आप पॉज करके इसको लिखोगे एंड सारी चीजें, दैट इज वाई। ओके, ठीक है यार, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाना। मिलते हैं हम लोग लाइव सेशन में 27 तारीख को, और थैंक यू सो वेरी मच। आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।